मैं ये छोटा सा वीडियो पाकिस्तान में जो इस वक्त डिबेट चली हुई है डीएनए टेस्ट के बारे में, इसके बारे में बना रही हूँ। वैसे तो देखा जाए तो ये जो बहस पाकिस्तान में चली है कि किसी रेप के केस को प्रूव करने के लिए 4 गवाह होने चाहिए या डीएनए टेस्ट किया जाना चाहिए, ये डिबेट बनती नहीं है किसी भी सिविलाइज कंट्री में। पूरी दुनिया में इस तरह ये कोई डिबेट नहीं है। लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से पाकिस्तान में बड़ा किया जाता है, हमें सोचने और समझने की सलाहियत जो है, ख़ास तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग, इवन नॉर्मल थिंकिंग जो है लोगों के पास नहीं है एबिलिटी। तो मैं जगह जगह लोगों की कमेंट देख रही थी, नहीं नहीं, अगर डीएनए टेस्ट किसी का पॉजिटिव डीएनए निकल भी आए तो पता कैसे चलेगा कि रेप किया है या पसंद या अपनी मर्जी से औरत ने किया है। इस तरह की बातें लिख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हिलेरियस बात यह है कि मौलवी, मैंने सुना, ये कह रहे हैं कि भाई डीएनए टेस्ट से ये कैसे पता चलेगा कि मर्द की गलती है कि नहीं। तो दिस इज़ हिलेरियस इन ए वे कि वैसे तो मौलवी बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि औरत की मर्ज़ी और औरत अपनी मर्ज़ी से भी कोई इस तरह का काम कर सकती है, ये तो बिलीव नहीं करते। लेकिन अब जब रेप के केस की बात आई है तो वो इस पे भी आ गए कि कोई मर्ज़ी से किया तो फिर तो बट दैट इज़ जस्ट आई एम जस्ट गोइंग टू, क्योंकि वैसे तो आई मीन ऑनेस्टली ये स्टेप बताते हुए शर्म आती है कि आई मीन हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल कि सिंपल स्टेप भी लोगों की समझ में आते हों। लेकिन बट आई गेस आई जस्ट से इट कि जैसे फ़र्ज़ करें आप लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आती, लेकिन ये बात है कि जैसे किसी घर में मर्डर हो जाए, तो जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगता है ना, उस बंदे को सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं वहाँ पे था या नहीं था। बहुत सारे लोग जब उन पे कत्ल का केस बनता है तो वो कहते हैं कि मैं तो वहाँ पे था ही नहीं, मैं तो फलाने के घर में था, मैं तो फलानी बार में था, मैं तो। अल्लामा इकबाल जो थे हमारे बहुत बड़े मशहूर शायर थे, जैसा कि आपको सबको पता है। उनकी 4 बीवियाँ थी, इसके अलावा उनको तवाइफ़ों के पास जाने का भी शौक़ था। तो एक तवाइफ़ के पास काफ़ी ज़्यादा जाते थे। बाद में उसको एक रात कहते हैं कि उसको कत्ल कर दिया अल्लामा इकबाल ने। लेकिन जब इन पे केस बना, जिन लोगों ने भी अल्लामा इकबाल पे केस किया और कहा कि ये आए थे उसने इस तवाइफ के पास और कत्ल कर दिया तवाइफ को, तो अल्लामा इकबाल ने एक अपना दोस्त ढूंढ लिया। उस दोस्त ने कहा कि अल्लामा इकबाल तो सारी रात मेरे साथ मेरे पास थे, तो ये तो उस औरत के घर गए नहीं, तो उन्होंने कैसे मार दिया। तो इस तरह से वो केस ड्रॉप हो गया। यानी आपको कोई भी केस प्रूव करने के लिए पहले चीज़ जो प्रूव करनी पड़ती है वो ये है कि वो बंदा वहाँ पे था भी या नहीं। उसके बाद फिर वो ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल ही उसी औरत के घर में कहते हैं कि भाई मैं तो उसके घर 2 घंटे रहा, उसके बाद निकल गया, उसका बाद में मर्डर हुआ है। फिर उसके बाद मतलब और लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि जब उनके दोस्त ने ये कह दिया कि अल्लामा इकबाल तो मेरे घर से निकले नहीं, अल्लामा इकबाल तो उस औरत के घर ही नहीं गए, फिर केस बनता ही नहीं, अल्लामा इकबाल पे फिर केस बनता ही नहीं। अगर ये प्रूव हो जाता है कि अल्लामा इकबाल उस औरत के घर में थे, फिर केस शुरू हो जाता है कि इन्होंने मर्डर किया नहीं किया, ये जल्दी चले गए, किसी और ने आके मर्डर किया। तो इसी तरह रेप की जो बात है, इतनी बेवकूफ़ी की बात है कि मुझे समझ नहीं आती, लोगों को सिंपल सी बात समझ में कैसे नहीं आती कि डीएनए टेस्ट जो है ये प्रूफ, दिस ओनली प्रूव्स के एक्चुअली एक्शन हैपेंड। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो हुआ है या नहीं। फर्स्ट करें, एक औरत किसी मर्द पर इल्ज़ाम लगाती है, कई दफ़ा मर्द ये कहते हैं कि मैं तो उधर गया ही नहीं, मुझे तो इस औरत का पता ही नहीं, ये कौन औरत है, मुझे तो इसका पता ही नहीं। तो दोनों सूरतों में डीएनए टेस्ट दोनों के लिए मुफीद है। फ़र्ज़ करें कि मर्द को वाकई उस औरत का नहीं पता, उस औरत ने इल्ज़ाम लगाया है, तो जब डीएनए का सैंपल ही नहीं मिलेगा तो मर्द पे इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता। इतने ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको इतनी समझ नहीं आती कि ये मर्दों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मिसाल को जहन में रख के आप सोचें। इसी तरह अगर एक औरत किसी पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरे साथ रेप किया है और उस बंदे का डीएनए मिल जाता है, औरत अपना एग्जामिनेशन कराती है और डीएनए मिल जाता है, तो ये सिर्फ इस बात को प्रूव करता है कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। अब आगे उसको प्रूव करना कि दोनों की मर्जी के मुताबिक था, पूरी दुनिया में ये होता है, मैं अपने से बना के नहीं बता रही। यहाँ अमेरिका में इस तरह रेप के केसेस रन किए जाते हैं। ये नहीं होता कि किसी का डीएनए मिल गया तो ये रेप का केस इसको अंदर कर दो, इस तरह नहीं होता। उसके बाद ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि ये एक एक्शन हुआ है। अब अगला स्टेप हमने ये देखना है कि ये मर्जी से, क्योंकि अमेरिका में तो मर्जी से भी होते हैं ना, होते तो सारी दुनिया में मर्जी से नहीं काम, लेकिन अमेरिका में इन लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये काम मर्जी से भी एक मर्द और औरत अपना रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो वो जब एक दफ़ा इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि एक्शन हुआ है, तो वही बात है कि इसमें मर्द औरत झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगर आप वहाँ गए ही नहीं तो फिर आपका डीएनए नहीं मिलता,
ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ گئے ہیں اور آپ نے ریپ کیا تو پھر آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ آپ کا ڈی این اے تو وہاں ہے. پھر ایک ایکشن تو اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ سیکشل انٹرکورس ہوا ہے. اس کے بعد یہ کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی یہ ایک بنیاد بن گئی ہے, ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے. اس کے اوپر پھر باقی کی انویسٹیگیشن ہوگی کہ آخر یہ مطلب ان دونوں مرد اور عورت ایک دوسرے کو کیسے جانتے تھے, کیسے اکٹھے ہوئے, کیا پوری صورتحال ہے. اس میں پھر اگر گواہ ہوں تو گواہ بھی مل جاتے ہیں کہ کسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا, کسی نے چیخوں کی آواز سنی, کسی نے باہر نکلنے کی آواز سنی, کس کو کیسے کیسے زخم آئے. مطلب جیسے اگر یہاں پہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے ریپ میں, تو کئی دفعہ مطلب زخم کے نشان مرد کے چہرے پہ, آنکھوں پہ ملتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ریپ ہوا تھا یا یہ کنسنشول تھا یا یہ اپنی مرضی سے تھا. لیکن یہ اتنا پاکستانیوں کا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پہ مفلوج کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مولویوں سے, مولوی حضرات جتنے بھی ہیں ہمارے, سب کو پتہ ہے کہ نہ وہ اسکولوں میں گئے, نہ کالجوں میں گئے, مدرسے میں جاتے ہیں, ایک ہی طرح کی ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے. نہ انہوں نے سائنس پڑھی, نہ انہوں نے ہسٹری پڑھی, نہ انہوں نے دنیا کی کوئی چیز. ان بیچاروں سے کیا پوچھتے ہیں آپ, ان بیچاروں سے کیا آپ قانون بنانے کی بات کرتے ہیں؟ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو پھر یہ تو آپ پہ لعنت ہے. آپ لوگ کیوں پوچھتے ہیں ان سے, آپ لوگ کیوں ان سے مشورہ لیتے ہیں؟ وہ بھی کوئی مشورہ دینے کے قابل ہیں؟ مشورہ آپ پوری دنیا کے قوانین جا کے دیکھیں, سائنس کو کنسلٹ کریں, پھر آپ لوگ قانون بنائیں. لیکن چلے آپ لوگوں نے ان سے مشورہ لے بھی لیا, لیکن یہ بحث اس سے دوسرے نمبر پہ جاتی ہی نہیں. آدھے لوگ یہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تو پتہ کیسے چلے گا, نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ عورت نے مرضی سے کیا, نہیں تو ڈی این اے کیوں دیکھا جائے. اتنی دس از جسٹ بیونڈ اسٹوپڈ. کہ آپ کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دس از جسٹ ٹو اسٹیبلش کہ ایکشن ہوا ہے کہ نہیں. جیسے علامہ اقبال کا یہ اسٹیبلش ہو جانا کہ وہ اس عورت کے گھر کبھی گئے ہی نہیں, کیس ہی ختم ہو گیا. اگر یہ پروو ہو جاتا کہ اس عورت کے گھر گئے ہیں تو اس کے بعد اس پر کیس بنتا کہ علامہ اقبال اس عورت کے گھر کتنی دیر رہے, علامہ اقبال نے مرڈر کیا. یعنی ایک اور مزے کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا, کوئی انسان غائب ہو جاتا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی نہیں ملتی تو قتل کا کیس کبھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کوئی پروف نہیں ہوتا نا کہ بندہ مرا بھی ہے یا نہیں. اسی طرح اگر یہ جو مرد کہہ رہے ہیں کہ مرد تو کیا ہی کہہ رہے ہیں, کوئی جاہل ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈی این اے ہو گیا تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ مرضی سے وہ ہمارے پہ جھوٹے الزام لگ سکتے ہیں. تو اگر بھائی میرے آپ اس گھر گئے ہی نہیں تو آپ کا ڈی این اے کہاں سے ملے گا؟ تو آپ تو بلکہ بچ گئے, کسی نے آپ پہ جھوٹا بھی الزام لگانا ہو تو وہ نہیں لگا سکتی. لیکن اگر آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور اگلے کی مرضی سے ایکشن ہوا ہے تو صرف ڈی این اے کی بیس پہ کوئی آپ پہ ریپ کا الزام نہیں لگاتا, اس کے بعد پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ویسے تو پاکستان میں کسی قسم کی بھی مطلب پولیس کا جو حال ہے, انویسٹیگیشن کا کوئی حال نہیں ہے, بدلے وہ تو سارا کو مرڈر کی سزا ملتی ہے, نہ کسی کو کسی چیز کی سزا ملتی ہے. بٹ دس از ہاؤ کیسز آر ڈن, دس از ہاؤ